देखिए, आपका सीपीसी शुरू किया जाए, भाई पूरा नाम याद रखिएगा। कई लोग आपका नाम से ही परेशान रहते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, या दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, या नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, या इसको दूसरी भाषा में भी कहा जाता है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908। कई जगह कंपटीशन में आपका सिविल प्रक्रिया संहिता न देकर व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिया है। तो चाहे सिविल दे, चाहे नागरिक दे, चाहे दीवानी दे, या व्यवहार प्रक्रिया संहिता दे, इसका मतलब ही हुआ कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछ रहा है। यानी कि शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे पहला पहला अक्षर के आधार पर सीपीसी। सबसे पहले आपका सन पर गौर करना है और एकदम पहले ही पॉइंट से क्वेश्चन बनाते रहना है। एक बार समझाया जाएगा फिर लिखवाया जाएगा। सबसे पहले सन पर गौर करिए कि ये जो कानून है आपका, आगे जो ईयर्स आपका मिल रहा है 1908 मिल रहा है, यानी कि 1908। तो तुरंत इतिहास इसका जानना चाहिए कि 1908 में आपका अंग्रेजों का शासनकाल था। तो अंग्रेजों द्वारा जितने भी कानून बनाए गए थे भारत में आज भी उसके बने रहने, इन्फोर्स रहने, प्रवर्तित रहने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है वह एक ही अनुच्छेद है 372। तो पहला क्वेश्चन आपका हेडिंग तो जा डाल ही लीजिए सीपीसी, एरो बनाकर लिखिए इस कानून को पढ़ने का संवैधानिक आधार कॉन्स्टिट्यूशनल बेस अनुच्छेद 372 है। पहला क्वेश्चन आपका ये मिला कि इस कानून को बने रहने का, बने रहने मैंने लागू रहने का, वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यानी कि संवैधानिक आधार अनुच्छेद 372 हैं, यानी कि 372। तो आखिर 372 में कहा क्या गया है? तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून थे, अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा या संविधान सभा द्वारा जब तक कि उन्हें रिपील न कर दिया जाए, समाप्त न कर दिया जाए, द इंड न कर दिया जाए, तब तक वो भारत में बने रहेंगे, इन फोर्स रहेंगे, लागू रहेंगे। अब यानी कि आपका संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन किया गया है। अनुकूलन मतलब एडाप्ट कर लिया गया है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले के कानूनों को हमारी संसद ने आपका एडाप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो कौन से कानून स्वीकार नहीं होंगे जिन्हें हमारी संविधान सभा ने क्या कर दिया है? निरसित, या सक्षम विधायिका क्या कर दे? निरसित। अब संविधान सभा ने दो कानूनों को निरसित किया जो वर्तमान में भारत में लागू नहीं रहेंगे। वह कानून था भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अनुच्छेद आपका 395 है, निरसन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ही दो कानूनों को क्या कर दिया? समाप्त। कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना है लेकिन भारत में ये लागू नहीं है। अगला ये, अब सीपीसी है क्या? तो सीपीसी वह प्रक्रिया बताती है, वह प्रोसीजर बताती है जिसके माध्यम से सिविल मामलों का, अर्थात नागरिक मामलों का निस्तारण किया जाता है। यानी कि जो सिविल विवाद होंगे, नागरिक विवाद होंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस प्रक्रिया का वर्णन ही आपका सीपीसी में किया गया है। तो क्वेश्चन ये बना कि आखिर द सूट ऑफ सिविल नेचर या दीवानी प्रकृति के बाद
या व्यवहार प्रकृति के बाद किसे माना जाएगा? तो सीपीसी का सेक्शन 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दीवानीवाद किसे माना जाएगा। लिखिए अगला पॉइंट, सीपीसी का अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए, तो एक एक एरो बनाकर लिखते रहिए। सीपीसी का कार्य क्या है, या सीपीसी किसे कहा जाएगा, सीपीसी का अर्थ क्या निकला? तो लिखिए आपका, वह कानून वह कानून जिसमें वाद दायर करने से लेकर, यानी कि मुकदमा दायर, जिसमें वाद दायर करने से लेकर डिक्री या आदेश के निष्पादन ये लिखिए, वह कानून जिसमें वाद दायर करने से लेकर डिक्री या आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख है। डिक्री या एग्जीक्यूशन कहा जाता है निष्पादन को। डिक्री या आदेश की प्रक्रिया का उल्लेख है या उल्लेख है, उसे सीपीसी कहा जाता है। यानी कि वही आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कही जाती है, सीपीसी कहा जाता है। फिर संवैधानिक आधार बता ही दिया गया। अब सीपीसी कैसी विधि है ये पूछा जाता है, सिविल विधि है कि क्रिमिनल की, दोनों। अर्थात ये दीवानी विधि है कि आपराधिक की, दोनों। तो सिविल विधि है। लिखिए, नए लोग भाई जो न जानते हो आपका लिख लीजिए, यह कानून एक सिविल लॉ है, यानी कि दीवानी लॉ है। मार काट वाला मुकदमा नहीं जाएगा, कत्ल वाला नहीं जाएगा, आपका जमीन जायदाद अधिकार वाला जाएगा। अब इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, सीपीसी का निर्माण पूछा जाता है। अब पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि जो 1908 वाली सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, क्या इसके पहले भी सीपीसी का निर्माण हुआ था कि नहीं? क्रम में ये चौथी हैं, तो क्रम में ये चौथी हैं। इसके पहले और 3 बार सीपीसी का निर्माण हो चुका है। तो कभी काल क्रम मिलाने के लिए आता है, सन याद रखना है चारों का। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, सीपीसी का निर्माण। सीपीसी का निर्माण, लिखिए, प्रथम बार सीपीसी का निर्माण द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। प्रथम बार सीपीसी का निर्माण द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं कोरिलेट कर लीजिएगा। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी बनी थी। सेकेंड लॉ कमीशन की सिफारिश पर प्रथम बार सीपीसी बनी, और थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर टीपीए आ सकता है। लिखिए, अब तक कुल 4 बार सीपीसी बन चुकी है। अब तक कुल 4 बार बन चुकी हैं। चारों का सन याद रखिएगा, एक जगह लिख लीजिए। तो प्रथम बार कब बनी? तृतीय बार। यानी कि अब तक कुल 4 बार सीपीसी बन चुकी है। सन याद रखना है। पहली बार बनी थी 1859, ये याद रखिए। किस विधि आयोग की सिफारिश पर बनी थी? द्वितीय। लिखते रहे सन। तो पहली बार कब बनी थी? 1859। दूसरी बार आपका बनती है
1877 यानी कि 1877, क्रम से लिखिएगा। 1877 में तीसरी बार बनती है 1882 में यानी कि 1882 में, और 1882 के बाद बनती है 1908 में। तो अब जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वह क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कितनी बार अब तक सीपीसी का निर्माण हुआ है? 4 बार। प्रथम बार कब बनी आपका? 1859। लास्ट बार कौन सीपीसी वर्तमान में लागू है? चौथी। कब बनी? 1908 में। और कब कब बनी है अब तक सीपीसी? तो चारों सन याद रखिए। पहली बार 1859, दूसरी बार 1877, तीसरी बार 1882 और चौथी बार 1908। अब अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, बना भी है, कि अब भारत का संविधान पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। और ये क्वेश्चन पिछली बार आपका उत्तराखंड में बना था, थोड़ा सतर्क रहना इस क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में, शेड्यूल 7 में 3 सूचियां दी गई हैं। एक आपका यूनियन लिस्ट जिस पर संसद कानून बना सकती है, एक आपका स्टेट लिस्ट जिस पर सामान्यतः राज्य कानून बना सकता है, और एक कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची जो संघ भी बना सकता है जिस पर कानून, और राज्य भी। ये 3 आपका क्या दिया है? लिस्ट। अब जो क्वेश्चन आपका बना है कि आखिर सीपीसी किस लिस्ट का विषय है? संघ सूची का, कि राज्य सूची का, कि समवर्ती सूची का? ये क्वेश्चन बना है। तो सीपीसी आपका कंकरेंट लिस्ट का विषय है, यानी कि समवर्ती सूची का। तो अगली समस्या ये आई कि जब इसे समवर्ती सूची में रखा गया है तो सिविल मामलों की प्रक्रिया के लिए विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को, राज्य विधानमंडल को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में होगा तो किसको? दोनों को। अब ठीक है, इतना पूछा जाता था, लेकिन उत्तराखंड एक आपका अंदर चला गया इसमें। वह पूछ लिया कि समवर्ती सूची के एंट्री नंबर किस में प्रावधान है? एंट्री नंबर माने प्रविष्टि संख्या। तो जब भी प्रविष्टि संख्या पूछे सीपीसी का, माने वो सीरियल वाइज दिया है, उसको एंट्री नंबर कहते हैं। तो 13 में दिया गया है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीपीसी का प्रावधान संविधान के 7वीं अनुसूची। पूरा वाक्य लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तराखंड में पिछली बार बना है, हो सकता है यूपी रिपीट करे। सीपीसी का प्रावधान संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर, प्रविष्टि संख्या 13 में किया गया है। 13 में, अंडरलाइन करिए, चांस है पूछने का। 13 में किया गया है। अब आइए देखा जाए, निर्माण की तिथि पूछी जाती है। तो जो 1908 में सीपीसी बनी थी उसका निर्माण की तिथि, फिर एक बार देखिए, निर्माण की तिथि बेयर एक्ट में ऊपर दाहिने बगल लिखी रहती है। जिस तारीख को राज्यपाल, राष्ट्रपति, गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय, सबको मिलाकर माने आज़ादी के बाद भी आज़ादी के पहले, जिस तारीख को किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं वहीं उस कानून के निर्माण की तिथि होती है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है आईपीसी में पूछा गया, जीएस में भी, बैंक में भी, कि आईपीसी का निर्माण किस सन में हुआ? तो 1860 में हुआ। डेट पूछ ले तो 6 अक्टूबर 1860। किस गवर्नर जनरल ने अनुमति प्रदान की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी।
आईपीसी में पूछा गया है, यहाँ कम चांस है लेकिन लिख लीजिए। सीपीसी का निर्माण 21 मार्च 1908 को हुआ। 21 मार्च 1908, 21 मार्च 1908, 21 मार्च 1908 को हुआ। अगला लिखिए एक्ट नंबर या अधिनियम संख्या। एक्ट नंबर आपका 5 है, एक्ट नंबर 5 है, यानी कि अधिनियम संख्या 5 है। फिर आपका थोड़ा तेजी से बढ़ा हाथ चलाइए। फिर आपका प्रवर्तन तिथि पूछा जाता है, प्रारंभ की तिथि पूछा जाता है, इन्फोर्समेंट डेट पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा बिहार इत्यादि में। 1 जनवरी 1909 यानी कि 1 जनवरी 1909 को यह कानून भारत में लागू किया गया। तो प्रवर्तन तिथि आपका फिर एक बार जितने माइनर हैं 4 पढ़ाए गए हैं, और चौथा चल रहा है, कल ख़त्म ही हो जाएगा। तो चारों का हाँ भाई देखिए, कल से आपका 9:15 से क्लास चलेगा, ये भी बताया जाए। कल आपका पुलिस एक्ट अब समाप्त हो गया है, तो कल से आपका 9:15 से क्लास चलेगा। और पहला आपका माइनर, अभी कुछ दिन माइनर पहले चलाया जाएगा, फिर जब हो जाए माइनर 2-3 तब मेजर चलाया जाए, क्योंकि पहला क्लास जो चलेगा ज़्यादा चलता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बाद सीपीसी लास्ट में, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1 या 2 दिन का बचा है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त होगा तो एविडेंस लगाया जाएगा, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। एविडेंस का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी नई बात मिलेगी आपको नोट्स पर ही लिखना है, लिखवाया नहीं जाएगा। मैं फिर बता दूं, नोट्स तैयार हैं एपीओ के बने, एपीओ वाले से। तो आप एविडेंस बस लेक्चर सुनिए, क्या पूछ सकता है किस मॉडल से, वहीं ज़्यादा याद करना है। देखिए फिर एक बार आपको सलाह दी जाती है कि जूरिस्प्रूडेंस में कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये मान कर चलिए। 15 में आप 10-12 ही कर पाएंगे, बहुत तैयारी करेंगे। सीपीसी में भी 15 में 10-12 ही कर पाएंगे, ये भी मैं बता दूं, 15 आपको नहीं आएंगे आपका। तो ये जो 2 कानून है, अब ये नहीं किसी पर लगकर पूरा कानून ही छोड़ दीजिए। जिससे आप कवर कर सकते हैं ज़्यादा, आपका वो तो कवर करिए। टीपीए से कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, आईपीसी से, एविडेंस से, सीआरपीसी से, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिससे ज़्यादा कर सकते हैं उसी पर ज़्यादा विशेष इस समय ध्यान दीजिए। जिससे आप वीक हैं, यानी कि ये मान कर चलिए कि 15 आएगा जूरिस्प्रूडेंस में, तो 10 भी कोई लड़का कर ले जाए तो पर्याप्त माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और अनजात पर क्वेश्चन का आंसर न मारिए, न आए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती इन दोनों कानूनों में आप मारते रहिए। हाँ, कांटेक्ट हुआ, टीपीए हुआ, कंसेप्चुअल आधार पर आप, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ कंसेप्ट जो लेक्चर दिए गए हैं उस आधार पर यहाँ से क्वेश्चन कम गलत होंगे। 2 कानून ऐसे हैं जहाँ आपको दिक्कत करेगा, तो दिक्कत करेगा तो 5-5 छोड़ दीजिए। 150 में 150 थोड़े मारना है भाई, 150 में 150 नहीं कर सकते मान कर चलिए, तो दोनों में 5-5 छोड़ दीजिए, और में तो कवर करिए आईपीसी एविडेंस इत्यादि में। और इसमें गलती न करिए ज़्यादा। एविडेंस में 15 आता है तो 14-13 सही होना चाहिए। कॉन्टेक्ट में 15 है तो 12-13 सही ही होना चाहिए। ये नियम बनाइए आपका। देखिए फिर एक बार, तो प्रवर्तन तिथि आपका 1 जनवरी 1909 है इसकी। सीपीसी कब लागू हुई, कई बार पूछा है। 1 जनवरी 1909। तो चारों माइनर का याद रखिए, माइनर से भी क्वेश्चन बनता है। डावरी एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961। पास्को एक्ट कब लागू हुआ, 14 नवंबर 2012। फिर आपका बताया गया था ये स्त्री का गर्भ, जो गर्भपात वाला कानून था, वह कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल, नहीं इसको 1 अप्रैल 1972।
और जो आपका लास्ट कानून स्त्री प्रतिरूपण चल रहा है आपका अशिष्ट 2 अक्टूबर 1987। देखिए हमेशा कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं आपका कभी कभार। इसका उपाय ये है कि एक जगह लिख लीजिए बार बार, जो हम कहते हैं कि बार बार इसको याद करिए, क्योंकि एक बार में नहीं होगा, इसीलिए लास्ट तक हम रटवाते रहेंगे, क्योंकि आपका इतने कानून है कि भूल जाता है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बार बार इसको आप तैयार करते रहिए, जब भी मौका मिले दिन भर में एक बार क्या करिए, देख लीजिए, एक चार्ट बनाकर पूर्जी पूर्ची रख लीजिए ताकि गलत ना हो। देखिए आगे भाई आपका, इसके बाद आइए सीपीसी का आपका अध्याय और भाग सब चलता है। तो सीपीसी को 2 क्लाज में बांटा गया है। एक क्लाज में सेक्शन है और दूसरे में आर्डर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सीपीसी में अगला लिखिए 11 भाग हैं। सीपीसी में कुल 11 भाग हैं, जिसमें कुल 158 धाराएं दी गई हैं। भाग भी आजकल पूछा जा रहा है। सीपीसी अध्याय नहीं है, मैं बता दूं, अध्याय की जगह क्या लिखा है, भाग। तो तुरंत आप बताइए। तो आईपीसी में कितने अध्याय हैं? 23। एविडेंस में कितने भाग हैं? भाग 3। अध्याय कितने हैं? 11। ऐसे ही भरमाने वाला क्वेश्चन आपका बनता है। आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अध्याय हमने बताए हैं? 5। अनुच्छेद कितने हैं? 70। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन रिवीजन करते रहे बीच बीच में। तो आइए सीपीसी में 11 भाग हैं, ये भी छोटे छोटे ही बातें हैं, गलत हो जाती हैं। और 158 धाराएं हैं। इसके बाद आप 158 धाराएं हैं, 158। अगला क्वेश्चन आइए, सीपीसी में कितनी अनुसूचियां हैं? तो प्रथम अनुसूची है। देखिए सीपीसी में प्रथम अनुसूची है, एक न मार कर आइएगा। सीपीसी में प्रथम अनुसूची है, जिसमें कुल 51 आदेश दिए गए हैं। सीपीसी में प्रथम अनुसूची है, जिसमें कुल 51 आदेश दिए गए हैं, 51। अब क्वेश्चन आपका नया जो बन सकता है कि जब 1908 में सीपीसी बनी थी तब कितनी अनुसूचियां थी? 5। लिखिए, इसी लाइन में लिखिए, जब 1908 में सीपीसी बनी थी, जब 1908 में सीपीसी बनी थी तब कुल अनुसूचियां 5 थी। तब कुल अनुसूचियां 5 थी। अब जब लास्ट की जो 2, 3, 4, 5 शेड्यूल है वो समय समय पर क्या किए गए हैं? निश्चित। तो कितनी बची हैं? एक ना कहिएगा, प्रथम, ये नहीं कि एक कहीं मार दीजिएगा। तो संविधान में बताइए, पिछली बार का क्वेश्चन है कितनी अनुसूचियां वर्तमान में है? 12। मूल रूप से पूछा गया था 8। कितनी जोड़ी गई हैं? 4। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। और ऐसे ही क्वेश्चन से सतर्क रहना है। मैं लगातार अब कोरिलेट ज़्यादा कर रहा हूँ। और एक हाँ, हाँ, एक्ट नंबर आपका 59 का एक्ट नंबर 8 है। एक्ट नंबर वैसे नहीं पूछा जाता जल्दी। आपका एक्ट नंबर लास्ट वाले का केवल याद रखिए 5, वो इतिहास से कम चांस है। जो 1908 का अधिनियम संख्या कितना हम लिखवाए ना? 5। हाँ, अगला आइए। अब इसके बाद आपका प्रभाव से पूछ सकता है। प्रभाव मतलब इफेक्ट। पहले फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। किसी भी कानून का 2 प्रभाव होता है, एक प्रास्पेक्टिव यानी कि भविष्यलक्षी, और एक रिप्रास्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी। भूतलक्षी माने बैक डेट से लागू करना, और भविष्यलक्षी माने आगे से ही लागू करना, आपका पिछली डेट से नहीं। अब क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, एक क्वेश्चन इस पर भी आ रहा है कि सीपीसी का प्रभाव भूतलक्षी है यानी कि रिप्रास्पेक्टिव है,
भविष्यलक्षी हैं यानी कि प्रास्पेक्टिव है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भविष्यलक्षी तो सभी कानूनों का होता है, विवाद किस पर है? भूतलक्षी। तो सीपीसी का जो प्रभाव पूछे तो सीपीसी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती, केवल कैसा प्रभाव रखती है? भविष्यलक्षी, यानी कि बैक डेट से इसे लागू नहीं किया गया है। अब केस वहीं आपका सतर्क रहना है। एक केस में कहा गया, वह केस याद रखना है, महादेव प्रसाद सिंह बनाम राम लोचन। लिखिए, महादेव प्रसाद सिंह बनाम राम लोचन। महादेव प्रसाद सिंह वर्सेज राम लोचन के वाद में, ये 1980 का केस है उच्चतम न्यायालय का, 1980 का के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सीपीसी केवल भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि सीपीसी केवल कैसा प्रभाव रखती है? भविष्यलक्षी। अब आ जाइए, जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा आदेश कौन सा है, तो आपका 21 है। और क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद आदेश 21 में कितने नियम हैं? 106। आर्डर 21 में 106 नियम है टोटल, अतः यह आदेश सबसे क्या है? बड़ा। लिखिए एक लाइन, आदेश 21 सबसे बड़ा आदेश है क्योंकि इसमें कुल 106 नियम है। दो क्वेश्चन एक ही में समाहित करिए। आदेश 21 सबसे बड़ा आदेश है क्योंकि इसमें कुल कितने नियम समाहित हैं? 106। पूरा नहीं पढ़ना है कंपटीशन के लिए, 8-9 नियम बताए जाएंगे। अब तक के इतिहास में वहीं आपका पूछा गया है, जैसे नियम 32, 33, 34 हो गया आपका। फिर जो नियम होगा वह आपका हो जाता है गार्निशी, पूछा जाता है, पिछली बार भी आया था गार्निशी। इसके बाद आपका लास्ट में साम्या पर पूछा जाता है, तो पूरा नहीं पढ़ना है। अगला हेडिंग डालिए आपका, सीपीसी में अब तक किया गया संशोधन। नहीं, हेडिंग डालिए सीपीसी में संशोधन। आपका सीपीसी में अमेंडमेंट। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वह क्वेश्चन पर ध्यान रखा जाए। देखिए आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, मॉडल थोड़ा देखिए। अगर ये क्वेश्चन बने कि सी, हाँ पहले तो याद रखिए कि सीपीसी कंकरेंट लिस्ट का विषय है। एंट्री नंबर रट कर जाएगा, किसमें है? 13 में। एंट्री नंबर भी रटना है, किसमें है? 13 में। तो कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो इस पर कानून संघ भी बना सकता है और राज्य भी। तो संशोधन भी कौन कर सकता है? संघ भी और राज्य, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कराएंगे? दोनों। लेकिन अगर सामान्य क्वेश्चन पूछे कि सीपीसी में संशोधन कौन, आ चुका है ये क्वेश्चन, 3 मॉडल हम बताएंगे। सीपीसी में संशोधन कौन कर सकता है? संघ, राज्य, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मारना है, क्योंकि धारा और आदेश दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिलाकर। अब देखिए मॉडल यूपी में कैसे चेंज किया है। सीपीसी की धाराओं में कौन संशोधन कर सकता है? देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। पूरी हम सीपीसी नहीं बता रहे हैं, केवल किस में बता रहे हैं? 158 धाराओं में। तो आंसर भी चेंज होगा, संघ, राज्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो संघ और राज्य दोनों सेक्शन में क्या कर सकते हैं, संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन है ये कि उच्च न्यायालय किनमें संशोधन कर सकता है, धाराओं में, आदेशों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय धाराओं में संशोधन नहीं कर सकता, केवल किसमें कर सकता है, आदेशों में दिए गए नियमों में। धाराओं में पावर नहीं है। मैं फिर बता दूं, अगला क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय आपका संशोधन माने ये। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन जो बनता है उच्च न्यायालय पर ही बनता है कि उच्च न्यायालय माने हमने बताया कि उच्च न्यायालय किसमें हाँ। अब क्वेश्चन जो बनता है कि आदेशों में कौन संशोधन कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा आदेशों में जो संशोधन किया जा सकता है वह संघ भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, और एक और जुड़ जाएगा कौन, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। यानी कि उच्च न्यायालय जब भी आए तो केवल आदेश में संशोधन कराइएगा, सेक्शन में नहीं। ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। गलत ना हो, न समझ में आया हो तो फिर एक बार बताया जाए, लेकिन गलत ना हो कॉन्सेप्ट। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। पूरी सीपीसी पूछे कि कौन संशोधन कर सकता है, इसका मतलब हुआ कि धारा और आदेश दोनों को क्या कर रहा है, समाहित। तब संघ भी, राज्य भी और उच्च न्यायालय भी। लेकिन केवल धारा में आ जाए तो उच्च न्यायालय हटा दीजिएगा, कौन कर सकता है, संघ और राज्य। फिर आ जाए आपका केवल आदेश में आ जाए कि कौन कर सकता है, तो उपयुक्त सभी मारिएगा, संघ भी, राज्य भी और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी। अब कोई समस्या हो तो मॉडल में बताइए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन बनता है। इसको लिखिए, सीपीसी में संशोधन, लिखिए सीपीसी में संशोधन संघ, राज्य तथा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये पूरा को मिलाते हुए यही छोटी छोटी बातें हैं जो आम आदमी यानी कि सामान्य लोग नहीं जानते, और यही आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका तब बाहर हो जाते हैं। लिखिए, सीपीसी में संशोधन संघ, राज्य तथा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय कर सकता है। अगला लिखिए, सीपीसी की धाराओं में संशोधन, सीपीसी की धाराओं में संशोधन केवल संघ तथा राज्य ही कर सकते हैं, केवल संघ तथा राज्य ही कर सकते हैं। अगला लिखिए, सीपीसी के आदेशों में संशोधन, सीपीसी के आदेशों में संशोधन संघ, राज्य तथा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी कर सकता है। संघ, राज्य तथा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी कर सकता है। अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय किसमें संशोधन कर सकता है, तो केवल और केवल किसमें, आदेश में। अलग से भी एक लाइन लिख लीजिए, क्लियर कट एकदम। उच्च न्यायालय केवल आदेश में संशोधन कर सकता है। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन, हेडिंग डालिए प्रतिस्थापित धाराएं। इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। आपका बिहार में भी बना था, यूपी में बना था। यूपी में तो दो क्वेश्चन बना था। लिखिए, प्रतिस्थापित धाराएं, हेडिंग डाल लीजिए।
या पुनर्व्याख्यित धाराएं या पुनर्परिभाषित धाराएं, पुनर्परिभाषित, फिर से प्रतिस्थापित कहा जाता है, या पुनर्परिभाषित या प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब पहले समझ लीजिए, मैं बताया भी था कई बार आपका, और सब जगह से कोरिलेट कर भी चलना है। पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन यूपीजे में आया था, वैसे चांस है कि 1 या 2 क्वेश्चन इस मॉडल पर आएगा। और कई कानूनों का मैं एक जगह 3-4 का एकत्र करवा दे रहा हूँ, चाहे टीपीए हो, चाहे कॉन्टेक्ट से आया था, आईपीसी की 375 आई थी इसके पहले। प्रतिस्थापित धारा होती क्या है, पहले ये समझिए। जिस प्रकार आपका बोतल में शराब भरी गई है, तो पूरी शराब गटक लिए, ठंडी है तो गटका ही जाएगा आपका। ठंडी में तो देखिए, तो दूध की जगह शराब की दुकानों पर क्या लगा रहेगा, ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो ठंडी में बहुत तेज काम करती है, 2 बूंद लेकर और घर पर बैठकर ऑनलाइन आराम से क्या लीजिए, क्लास लीजिए अपना। ऑनलाइन ज़्यादा लोग ऑफलाइन आए और घर पर वाईफाई लगा के कह रहे हैं कि ठंडी में कौन आएगा। लेकिन ये सही बात है कि ऑफलाइन का विकल्प कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कभी कोई आ गया, तो कभी फ़ोन आ गया, बीच बीच में 2-2 3-3 मिनट क्या होता है, और पता लगा कि उसी में क्वेश्चन आ गया। तो आपका मजबूरी वालों के लिए है ऑनलाइन, कि भाई नहीं आ सकते, आपका मजबूरी है तो आपका ऑनलाइन पढ़ लिए। लेकिन ये सही बात है कि जो क्लास में बैठकर पढ़ाई होती है, वो आप मोबाइल पर नहीं कर सकते। वो मजबूरी है कि भाई नहीं आए तो चलो देख लिए, आपका नहीं छूट गया तो वीडियो देख लिए भाई। लेकिन फिर भी हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, आपका नहीं आ पाएंगे तो। लेकिन ये है कि भाई आपका खर्चा से बच गए हैं। जो इलाहाबाद में फूंक रहे हैं 5-7 हज़ार, वो तो नहीं फूकना पड़ेगा ना आपका। तो आगे देखिए फिर एक बार, जैसे कि बोतल वही है, शराब पूरी पलट पलट दी गई और नई शराब उसमें भर दी गई। तो जब कहीं भी प्रतिस्थापित धारा पूछे तो सेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, तो चेंजिंग क्या हुआ, सेक्शन के प्रावधानों में। यानी कि का मतलब ये हुआ कि धारा में कोई बदलाव नहीं आया, धारा वहीं रही। लेकिन धारा में जो अंदर कही गई बातें हैं, 2 शब्द नहीं बदला गया, पूरा शब्द ही क्या कर दिया गया, बदल। अगर 2-3 शब्द बदला जाए तो संशोधन कहिएगा आपका, और पूरी धारा ही बदल दी जाए शब्द स, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। यानी कि धारा ये क्या हो गई, प्रतिस्थापित, नए सिरे से लिखी गई। अब यही क्वेश्चन आपका बनता है, बिहार में अभी बना भी था कि सीपीसी की धारा 89 पर बना था कि कौन सी धारा सीपीसी की प्रतिस्थापित है। और भी धाराएं हैं, लेकिन मुख्य जो क्वेश्चन बनता है 89 लिखिए। सीपीसी की धारा 89 प्रतिस्थापित है, 89 89। दूसरा क्वेश्चन बिहार का ही मॉडल देखिए, सीपीसी की धारा 89 किस सन में प्रतिस्थापित की गई। बिहार ने सन पूछा है, तो 1999। उसको सन लिखिए 1999, शॉर्टकट में थोड़ा लिखने का प्रयास करिए। 1999 ईस्वी में फिर बिहार ने ही क्वेश्चन बनाया कि किस समिति की सिफारिश पर, तो जस्टिस मलीमत समिति लिखिए। 1999 में प्रतिस्थापित की गई, समिति पूछा गया है, तो जस्टिस मलीमत समिति अंडरलाइन करिए इसको, जस्टिस मलीमत समिति, इसको थोड़ा कोरिलेट कर लीजिएगा। और आपका सीआरपीसी में जाकर पूछा गया है प्ली बार्गेनिंग, कहीं अलग से लिखिए,
सीआरपीसी का अध्याय 21A, थोड़ा अलग से लिखिएगा। सीआरपीसी का अध्याय 21A कैपिटल ए लिखिएगा, पोस्ट में लिखिएगा प्ली बार्गेनिंग, अभिवचन का संपणन या अभिवाक सौदेबाजी। सीपीसी का अध्याय 21A यानी कि आपका प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान है का 21A जस्टिस मलीमत समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। जस्टिस मलीमत समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपका प्री में नया बन सकता है, वैसे इंटरव्यू में बना है, अंडरलाइन करिए। यही दो चार क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे। शुरुआती दौर के धाराएं तो सब रटे रहते हैं, यही जो अब अगला ये, अब जैसे हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है जेस में बना था, इस पर भाई वो भी बनाया जाए कि सीपीसी की धारा 89 को किस वाद में संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी या किस वाद में इसे वैध माना गया। तो आपका सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, लिखिए उसको, सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जेस में इस बार बना था क्वेश्चन ये, सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, नहीं एसोसिएशन है, चल सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन लिखिएगा भाई, वो गलत हो गया, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वाद में धारा 89 को संवैधानिक माना गया। अंडरलाइन करिए, कई बार क्वेश्चन बना है ये और चांस है बनने का। पिछली बार आप फिर एक बार देखिए, सेलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगला आइए लास्ट आपका, देखिए इसमें कोरिलेट भी करना है, लिखिए कोरिलेट करके भाई। पहले तो संविदा अधिनियम की धारा 1-2 मिनट और पढ़िए फिर छोड़ा जाएगा। संविदा अधिनियम की धारा आपका जो थी प्रतिस्थापित, वह पिछली बार यूपी में भी जे में आई थी, बिहार में भी, वह धारा 28 है। तो लिखिए संविदा अधिनियम की कौन सी धारा है, 28, पिछली बार यूपी जे और बिहार जे दोनों में आई थी। तो आपका 28, वो बिहार में सन वाइज पूछा था और यूपी में प्रतिस्थापित पूछ लिया था। तो एविडेंस में भी पूछा जाता है, लिखिए एविडेंस की 4 धाराएं प्रतिस्थापित है, 39 एविडेंस में अलग से लिखिएगा, 39 131 यानी कि 39 131। इसके बाद 2 धाराएं और लिखिए, 119 119 और 114A, कैपिटल ए लिखिएगा, 114A। ये जो अब सन भी पूछा गया है, जो पहले वाली 2 धाराएं हैं वह आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा प्रतिस्थापित की गई। तो एपीओ में पूछा कि ये संशोधन कब से लागू हुआ, डेट पूछ लिया, तो 17 अक्टूबर सन 2000, एपीओ में डेट पूछ लिया था। जो बाद की 2 धाराएं हैं ये 2013 में प्रतिस्थापित की गई, तो कब से लागू हुई, 3 फरवरी 2013। तो बताइए अगली कौन कौन सी धाराएं 2000 में प्रतिस्थापित की गई, 39 और मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है, 2000 वाला। 2000 वाले संशोधन आपका सबसे व्यापक संशोधन एविडेंस में किस सन में किया गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किस सन में मान्यता प्रदान की गई, एविडेंस में 2000। और डेट याद रखिए, लागू होने की रिपीट कर सकता है। और 2013 में 2 धाराएं जोड़ी मैंने प्रतिस्थापित हुई, कब से लागू हुई, तो आपका 3 फरवरी 2013। अगर समिति का नाम पूछे 2013 वाले में तो जस्टिस JS वर्मा।
2013 वाले में पूछे तो जस्टिस JS वर्मा, समिति की सिफारिश पर। तो कल आपका चलेगा क्लास अब भाई। ठीक है, कल 9:15 बजे से चलेगा भाई क्लास आपका, 9:15 बजे आइए कल आप।